इजराइल और गाजा की लड़ाई को 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। 24 से 25 हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग घायल हुए हैं और गाजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले नॉर्थ का फिर बाद में साउथ का, पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। उसमें सारे मकान होते हैं, हॉस्पिटल्स और दूसरे जो भी सुविधाएं होती हैं, सभी पूरी तरह से करीब करीब नष्ट हो गई हैं। अब हम इस मोड़ पर ये समझने की अगर कोशिश करें कि लड़ाई कहाँ पहुँची है, किधर जा रही है और अलग अलग देशों का इसमें क्या रोल है, खाली देशों का ही नहीं, यहाँ बहुत सारे जिनको बोला जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स, तो वो भी इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन हैं बड़े वाले और उनका क्या रोल है, और आगे की संभावनाएं लड़ाई को लेकर ही नहीं बल्कि जो अहम मुद्दा इसमें निकल के आया है कि गाजा का, वेस्ट बैंक का क्या फ्यूचर होगा, तो वो 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसको बोला जाता है, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं और वो किधर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट जो लड़ाई है, तो वो इजराइल और गाजा की है, हमास की है। इजराइल का एम था कि एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है, जैसे कहा जाता है 9/11 की अपॉर्चुनिटी अमेरिका को मिली और उन्होंने उसको यूज कर जगह जगह हमले किए। तो उसमें इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, कई जगह इस तरह से शामिल है। तो एक मॉडल इजराइल ने सोचा कि हम भी यूज कर सकते हैं इस मॉडल को, इन द सेंस कि हमारे लोग मारे गए हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो क्यों नहीं हम भी उसी तरह से यहाँ पूरी तरह से तहस नहस मचा के, सबको डिस्ट्रॉय करके इन लोगों को गाजा पट्टी से भगा दिया जाए, कहीं भी जाएं, इजिप्ट जाएं, कहीं भी जाएं, वेस्ट बैंक खाली करवा लो। तो उस तरह का एक आइडिया था। तो पहली बात तो देखते हैं कि इजराइल को उसमें कितनी सफलता मिली या नहीं मिली। तो वो जो सारे इजराइल के एम थे वो तो पूरी तरह से नहीं होते दिखते, क्योंकि हमास आज भी जिंदा है। हमास ने काफ़ी नुकसान सहा है, लेकिन आज भी वो फाइट कर रहा है, सरेंडर नहीं किया। और उसी तरह से जो लड़ाई की ताकत है उसकी, तो वो काफ़ी कुछ अभी जिंदा है इस तरह से। तो इस लड़ाई में एक खास बात ये देखने की है कि ये लड़ाई लोकल लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में बहुत सारी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। बहुत का तो डायरेक्ट है, जैसे हम अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका का रोल तो बहुत डायरेक्ट है इसमें, क्योंकि अमेरिका ही सारे वेपन सप्लाई करता है, सारा पैसा सप्लाई करता है, सारा जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है यूएन में, हर जगह सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो अमेरिका से इजराइल को मिल रहा है। तो उसका, हालांकि अमेरिका ने अपनी फौजें उधर नहीं यूज की हैं, हालांकि जैसा हम देखेंगे कि और दूसरी जगह वो अपनी नेवी को, एयरफोर्स को यूज कर रहा है, लेकिन इजराइल और गाजा पट्टी की लड़ाई में नहीं आए हैं। तो अमेरिका का तो इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट है। उसी तरह से अगर आप देखो तो ईरान का भी जो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम किस तरह से एनालाइज करें। लेकिन ईरान के इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करने से पहले हम देखना चाहेंगे कि यहाँ कुछ नॉन स्टेट पावर्स, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो एक जो सबसे बड़ी पावर है हिजबुल्लाह जिसको बोला जाता है, जो लेबनान में है, और वो स्टेट पावर नहीं है लेकिन बहुत बड़ी मशीनरी है और वेपन सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, काफ़ी बड़ी ताकत है। तो एक बात तो सीधी दिख रही है कि हिजबुल्लाह ने सीधा इजराइल से टक्कर लेने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई में पहले दिन से ही रहा है। और उस तरह के इन्वॉल्वमेंट से हिजबुल्लाह ने इजराइल की आर्मी
का एक बहुत बड़ा सेक्शन नॉर्दर्न बॉर्डर पर एंगेज किया हुआ है। तो उस सेंस में इजराइल अपनी पूरी ताकत हमास की लड़ाई में नहीं लगा पाया, क्योंकि उसे काफ़ी कुछ ध्यान नॉर्दर्न बॉर्डर पर, इजराइल की नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो सदर्न लेबनान है, तो वहाँ पर उनको लगाना पड़ा है। तो हिजबुल्लाह का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। एकदम डायरेक्ट सीधा लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर जिसकी संभावना थी वो नहीं हुई है, लेकिन उनका रोल कम भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी एक्चुअली फोर्सेज होती हैं, ख़ास तौर से इराक और सीरिया के रीजन में। तो सीरिया में तो सैकड़ों सेनाएं पड़ी हुई हैं। जो इलाके हैं कर्दिश इलाके हैं, तो वो सीरिया, इराक, ईरान, टर्की, तो वहाँ पर जो कर्दिश सेनाएं हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, तो वो लड़ाई चलती रहती है। उन कई ग्रुप्स को अमेरिका का भी सपोर्ट मिलता है, और उस सेंस में उसमें टर्की भी इन्वॉल्व हो जाता है, ईरान भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरह से इराक में भी बहुत काफ़ी कुछ छोटी और बड़ी नॉन स्टेट आर्मी ही मान लो उनको, आर्मी अब नहीं भी कहो तो संगठन काफ़ी बड़े लेवल के वो होते हैं, जो उनमें काफ़ी लड़ाई करने की क्षमता होती है। और इसी तरह से एक्चुअली बाकी आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, तो सभी जगह इस तरह से जाल सा बिछा हुआ है, और उस जाल को अफ्रीका तक भी आप ले जा सकते हो। तो सभी जगह खास बात यहाँ पर यह नोट करने की यह है कि अमेरिका के अड्डे होते हैं इन सारे इलाकों में। तो एक बात जो हुई है वो यह है कि छोटे मोटे अटैक रोज अमेरिका के उन अड्डों पे हो रहा है, तो रिटेलिएशन भी हो रहा है। इजराइल ने कई बार सीरिया पर हमला किया है, सीरिया के इन ठिकानों पर, और उन ठिकानों पे नहीं, ईरान पर भी डायरेक्ट एक तरह का आप मान सकते हो कि ईरानियन कमांडर्स को मारने वाली बात है, वो लेबनान में हो या सीरिया में हो, तो वो भी हुआ है। तो इस तरह से ये लड़ाई काफ़ी बड़े दायरे में फैली है। लेकिन हम यहाँ अगर बात करें तो सबसे बड़े जो घटनाक्रम की वो इस दौरान हुआ है, तो वो है यमन की जो हुदी फोर्सेज होती है, उन लोगों ने बहुत सीधा सा मुकाबला किया है इसमें। तो पहली बात तो ये यमन के हुतीज शिया मुस्लिम्स होते हैं। 10 साल से लड़ाई चल रही थी, तो बेसिकली लड़ाई माना जा सकता है शिया सुन्नी की थी। तो सुन्नी वाला जो फैक्शन था उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा था, और ईरान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट हुती फोर्सेज को था। तो वो लड़ाई बहुत लंबी है, और उसमें जो भी मॉडर्न हथियार है अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए सऊदी अरेबिया को, तो वो वहाँ पर पूरी तरह से यूज हुए हैं। और आज ही नहीं, ये तो एक जैसा बताया मैंने 10 साल से लड़ाई हुई है। तो वो जो फोर्सेज हैं हुतीज की, तो वो उस तरह की लड़ाई के पूरी आदी हो गए हैं। जो भी एयर अटैक्स होते हैं, मिसाइल अटैक्स होते हैं, तो उनसे कैसे बचना है, उनका कैसे मुकाबला करना है, तो वो उस तरह से पूरी तरह से उसमें ट्रेंड है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई हूथी इतना बड़ा रोल कैसे प्ले कर पाए, क्या रोल प्ले किया? रोल ये कि उन्होंने जो भी यातायात है शिप्स का, तो वो पूरा ठप कर दिया है। बहुत बड़ा तेल का और बाकी चीज़ों का जो शिपमेंट होता है, तो इंडियन ओशन या अरेबियन सी, उससे जो सामान जाता है तो वो रेड सी के थ्रू यूरोप की तरफ निकलता है। तो वो आज की तारीख में पूरी तरह से बंद है। अब बीच में जैसा हमें पता है कि अमेरिका ने 5-6 बार उन पर हमला कर चुका है, मिसाइल अटैक्स वगैरह उस तरह से, और हुथीज के ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की गई है। पर हुथी ऐसी फोर्स तो नहीं है जो सरेंडर कर देगी, है ना। अगर वो लड़ने पर आमादा हैं तो इस तरह के जो अटैक होंगे वो उन्होंने 10 साल से झेले हैं, कोई नई बात नहीं है उनके लिए। तो वो उस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल है। अब एक खास बात ये आती है कि भाई हिजबुल्लाह नहीं कर पाया या ईरान नहीं कर पाया, वो हुथी ने कैसे कर दिया?
इतना बड़ा, और अमेरिका को एक कोलिशन बनाना पड़ा 10 कंट्रीज का। 10 तो क्या है बेसिकली, तो उसमें यूएसए और यूके है। पावर तो यूएसए की होती है, हाँ यूके उसमें थोड़ा ऐड कर देता है, और बाकी तो नाम ऐड किए जाते हैं। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि हुथीज ने ये कदम उठा पाने की उनकी क्षमता दिखाई है। तो एक बात है, थोड़ी सी ज्योग्राफी थोड़ी सी समझने वाली बात है कि इजराइल और यमन की थोड़ी डिस्टेंस है, उसके बीच में कंट्रीज भी हैं। अब यहाँ क्या हुआ है कि हुथीज इजराइल पर तो एक्शन ले सकते हैं इन दी सेंस कि जो भी सामान इजराइल पहुंच रहा था या इस रास्ते से जो पहुंच रहा था उसको वो यमन में जो रेड सी की बॉर्डर है तो वहां पर रोक सकते हैं, लेकिन इजराइल इसमें कुछ नहीं कर सकता। इजराइल के पास में ऐसी कोई नेवी नहीं होती। नेवी अगर उनकी है तो वो उस साइड में है, मेडिटेरियन सी के पास में वो वाली उसमें उनकी नेवी है। इस इलाके में उनकी नेवल ऐसी पावर नहीं है, हवाई जहाज जितने दूर नहीं उड़ सकते या मिसाइल्स वगैरह। तो इजराइल कुछ नहीं कर सकता। अब क्या हो, अब इजराइल चाहेगा भाई अमेरिका संभाले। अब अमेरिका के सामने प्रश्न आता है कि क्या सीधा लड़ाई में इन्वॉल्व हो। तो अमेरिका का जो बिहेवियर हमने देखा है कि लड़ाई में इन्वॉल्व तो हुआ, अटैक भी कर रहा है, 5-6 बार अटैक हो चुके हैं, लेकिन ये तो उस तरह के अटैक हैं जिनसे कि हुथी फोर्सेज को आप कितना नुकसान पहुंचा सकते हो। अगर रियल सेंस में आप हुथीज पर हमला करना चाहते हो तो आपको 1 लाख की सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी, लैंड पे लड़ाई करनी पड़ेगी। अब वो कौन करेगा? अमेरिका सोच रहा है भी हमको इसमें इन्वॉल्व हो। इजराइल का इसमें सीधा एक इंटरेस्ट है कि लड़ाई को कुछ व्यापक बनाया जाए। व्यापक बनाने से रीजनल पावर्स इन्वॉल्व होंगी, और जब अमेरिका को लगेगा कि इजराइल नहीं उनको मुकाबला कर पा रहा है तो अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इजराइल का इंटरेस्ट हमेशा, जैसे वो सीरिया में ईरानियन जो भी टारगेट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, कमांडर, मिलिट्री के कमांडर्स होते हैं, उनको मारने का रोज ही कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन अमेरिका ने ये हम कह सकते हैं कि अब ये डिसीजन नहीं लिया कि पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो। तो एक अगर आप थोड़ा सा कंपेयर भी करना चाहो तो अमेरिका लड़ाई तो हर जगह चाहता है, लेकिन अपनी सेना नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। अब यूक्रेन लड़ाई में क्या हुआ, यूक्रेन में उसको अमेरिका को यूक्रेनियन लोग मिल गए लड़ने के लिए, तो कितने लाखों लोग मरवा दिए गए। लेकिन अमेरिका के आदमी तो नहीं गए वहां पे, थोड़े बहुत जाते हैं, वो मर्सनरीज जो होते हैं वो उस तरह से भाड़े के होते हैं लोग, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भाई देखो वेपन दे देंगे, हम पैसा दे देंगे, लेकिन लड़ो तो वो कौन करेगा। अब जैसे थोड़ा सा इसको हम और भी समझने की कोशिश करते हैं, ताइवान का मामला है मान लो। अब अमेरिका चाहेगा कि ताइवान के लोग लड़ लें और हम तो मदद कर देंगे, पर ताइवान वाले लोग क्या उसी तरह से नासमझी दिखाएंगे जैसा यूक्रेन वालों ने दिखाया है? लाखों लोग मरवा दिए अपने, और ताइवान तो एक छोटा सा जगह है, वहां तो कुछ दिनों में ही लड़ाई में सारे लोग मारे जा सकते हैं। तो ये एक बात है। तो अमेरिका को अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि लड़ाई तो लड़नी है, लड़ाई तो चाइना से भी लड़नी है, रशिया से भी लड़नी है, ईरान से भी लड़नी है, कोरिया से भी, नॉर्थ कोरिया से भी लड़नी है, पर लड़ाई कौन, है ना? अपने लोग आप भेज पाओगे कि नहीं भेज पाओगे? तो ये एक थोड़ी समझने की बात है। अभी एक और कई महीने पहले जो वेस्टर्न अफ्रीका में जो घटनाएं हुई है वो भी यही दिखाता है। वहाँ पर जो 2-3 कंट्रीज में रेजिस्टेंस मूवमेंट थे, उन लोगों ने पावर कैप्चर कर ली थी। माली का नाम है, बुर्किना फासो है, या निजेर है। अब वही सवाल आया, वो फ्रेंच कॉलोनियल पावर थी, वहाँ पर फ्रेंच की सेनाएं पड़ी हुई थी। अब क्या किया जाए? अब फ्रांस खुद लड़े उनसे जाके, या उन्होंने बहुत कोशिश की कि नाइजीरिया और आसपास की कंट्रीज मिलके इन पर अटैक कर दें, पर वो नहीं हुआ। नाइजीरिया के लोगों ने इसका बहुत अपोजिशन किया। तो अब ये हमें समझने की बात है कि आज जो स्थिति हो गई है, वेस्ट को अपना डोमिनेशन कायम करने के लिए लड़ाई भी लड़नी है, लेकिन क्या यूरोप का आदमी जवान और अमेरिका का आदमी और यूथ
इस बात के लिए रेडी है कि वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेगा या नहीं इस लड़ाई के लिए। तो इसको कन्विंस करने के लिए अभी ऐसा कुछ माहौल इन कंट्रीज में नहीं दिख रहा है। ओके, पर हम देखें कि और कौन सी ताकतें, अब यहाँ हम देखें कि और कौन सी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है। तो एक बात तो साफ आती है कि सभी कंट्रीज ये सोचती हैं कि लड़ाई बड़े कन्फ्लिक्ट में नहीं कन्वर्ट हो, क्योंकि अगर बड़े कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होती है तो उसमें इजराइल गाजा की लड़ाई तो पीछे रह जाएगी और लड़ाई में फिर ये जो बाकी कंट्रीज हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो उसमें जो तबाही मचेगी तो वो तो बहुत भयंकर स्केल पे होगी। तो जैसे कोई भी कंट्री है, जैसे मान लो टर्की है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तो इन सब का एफर्ट, इजिप्ट है ना, कतार है, इन सब का एफर्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे है। डिप्लोमेटिक लेवल पर इस सेंस में कि आगे क्या निकल के आएगा इसमें, 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम किस तरह से एडवांस कर सकते हैं। तो वहाँ इन सारी कंट्रीज का रोल है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका भी कहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इजराइल को कैसे कन्विंस करे, कैसे फोर्स करे, वो उसके पास में ऐसे कोई मैकेनिज्म उनके पास नहीं है। इजराइल हमेशा मना करेगा कि हम पूरी स्वतंत्रता नहीं दे सकते वेस्ट बैंक के लोगों को, गाजा के लोगों को, इस तरह से। तो ये एक ऐसा मामला है जो काफ़ी लंबा चलेगा, 1-2 साल भी खिंचेगा इस तरह से।